सेट में ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। तो पहले हम बात कर रहे थे सेट एग्जाम की, तो किसी ने लिखा था 5th चैप्टर। तो बताओ 5th चैप्टर आ रहा है या नहीं, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं उनको तो 5th चैप्टर नहीं आ रहा, क्योंकि वो अभी तक करवाया ही नहीं है। आप सभी को आ रहा है क्या? नो मैम। आरुषि कैमरा ऑफ कर दो। नहीं आ रहा ना, तो इसको नहीं करेंगे, नहीं आ रहा। है ना? तो इसको नहीं करेंगे। 5th चैप्टर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जब ये नहीं आ रहा तो इसको क्यों करें? तो या तो हम करेंगे सांख्यिकी या करेंगे प्रायिकता। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं फटाफट से। उससे पहले देख लेते हैं पिछले क्लास का पोल रिजल्ट किस तरीके का था। तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो 2 सवाल पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है खुशी, प्रियंका, तमन्ना, हिमांशु, भावना, विनेश, सोनिया, काजल, निशा, प्रीति, शशि, अंजलि और प्रिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। उम्मीद है पिछली क्लास की तरह आज की क्लास का भी अच्छा आपका पोल रिजल्ट रहे। तो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, कि जो हमें कैसे पता चलता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण हमारे सामने लिख रखा है तो इसके मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, वो हम सीख रहे थे। तो किसकी मदद से मूलों की प्रकृति का पता चलता है? किसकी मदद लेनी पड़ती है? बताओ, सोचो। आपको अगर मैं एक द्विघात समीकरण लिख के दे दूं और बोलूं कि बताओ इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या निकालोगे? मैम डी। डी, बिल्कुल। डी को कहते हैं विविक्तर, तो हम डी निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। तो यहां से हमने ये सोचा कि यहां से हमने ये सीखा कि मूलों की प्रकृति अगर निकालनी है तो डी निकालना पड़ेगा, डी की मदद लेनी पड़ेगी। अब मान लो हमने डी निकाला, डी की मदद ले ली और हमने डी निकाला किसी भी द्विघात समीकरण का। अब हमें कैसे पता चलेगी उसकी प्रकृति? तो हमने पढ़ा था कि 3 तरह के केस होते हैं। केस नंबर 1, आपने द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाल दिया। ठीक है, आपने देखा कि जो विविक्तर है वो 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब जमहा में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ऐसा आ रहा है। तो यहां से आप क्या समझोगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? बताओ। वास्तविक और भिन्न। बिल्कुल, तो हम यहां से पता लगाएंगे कि अगर डी जो है वो 0 से बड़ा है तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल है, नंबर 1, एक तो वो वास्तविक होंगे, नंबर 2 वो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होंगे। कैसे होंगे? नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, मतलब अलग अलग। ठीक है, केस नंबर 2, आपने किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाला, आपने देखा कि जो डी था वो 0 के बिल्कुल बराबर आ गया। तो इस केस में क्या होता है? मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर। बिल्कुल, इस केस में क्या होगा? मूल जो है वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होंगे। मतलब जो आपका पहला मूल होगा वही आपका दूसरा मूल भी होगा। तो ये होंगे वास्तविक और बराबर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, आपने जो है वो किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाला और वो जो है 0 से छोटा आया, मतलब कि नेगेटिव में आया, माइनस में आया। तो यहां से क्या पता चलेगा? काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं होंगे। बिल्कुल, जो इसके मूल हैं, पहला नंबर 1 कि वो वास्तविक होंगे ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविक नहीं होंगे। जो चीज वास्तविक नहीं होती वो काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब वो हमारी कल्पना में है। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती उनको हम कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक मतलब हमारी कल्पना में वो नंबर है, असलियत में वो नंबर नहीं होते। ठीक है, तो केस नंबर 3 में क्या हमें पता चलता है कि इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। और अगर कोई चीज काल्पनिक है तो उसको हम नहीं निकाल सकते। अगर आपका केस नंबर 3 आपको किसी द्विघात समीकरण में मिलेगा तो आप कहेंगे इसके मूल वास्तविक नहीं थे, इसीलिए हम इसके मूलों को भी ज्ञात नहीं कर सके। ठीक है, तो ये थे 3 केसेस कि अगर डी 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव में जमहा में आ जाए, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। डी अगर माइनस का हो, सॉरी, डी अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। लेकिन डी अगर 0 से छोटा हुआ, नेगेटिव में चला गया, माइनस का नंबर आ गया, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, या यूं कहें इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अभी बताओ किस किस को ये चीज अब याद हो गई? वैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अभी इसको फिर से हमने पढ़ लिया। डाउट है किसी को तो मुझे हो पूछ गई। लो। क्या हो गया निशा?
मैंने कहा हो गया। याद हो गया पक्का? ठीक है, तो ये 3 केसेस याद रखने हैं, क्योंकि इन 3 केसेस पर ही आधारित आपको 4 से 5 तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। दूसरा सवाल, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद मूल भी ज्ञात करो। तीसरा सवाल, के का मान ज्ञात करो। ठीक है, चौथा सवाल, विविक्तर ज्ञात करो। तो 4-5 तरह के आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। किस पर आधारित? तो विविक्तर पर आधारित। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। Akin बीच का चिपका दू है। कुसुम, आप कुछ कह रहे हो? अगर नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दो। चलो, द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, और ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि कैसे कैसे किया था। आपको एक द्विघात, ये आपका पता है, ये है आपका 4.4 में, ये जो सवाल है 4.4 में है। तो बुक में ये क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 12x जमा के बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो जाएं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, अपना द्विघात समीकरण लिख लिया। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? मूलों की प्रकृति की, कि जो इसके मूल है वो वास्तविक और बराबर होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, जब भी मूलों की प्रकृति की बात होगी हम सहायता लेंगे डी की। फिर इन्होंने कहा कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर होने चाहिए, तो हम समझ गए कि डी यहाँ पर कैसा होगा। बताओ, अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो डी कैसा होगा? डी बराबर 0 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी बराबर है 0। क्यों लिखा? क्योंकि ये सवाल में दिया गया था, सवाल में दिया था मूल वास्तविक और बराबर है, तो मैंने लिख दिया कि डी जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डी लिखा है, डी का फॉर्मूला लिखो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये कितने के बराबर है? तो ये जो है 0 के बराबर है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने बस डी की जगह पर उसका फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहां से विविक्तर निकाल लो। b की घात 2 मतलब b की जगह पे माइनस का 12 है, तो मैंने माइनस का 12 लिख दिया। माइनस 12 की घात में 2, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c। a की जगह पे 2 है, 2 लिख दिया। c की जगह पे k है, k लिख दिया। बराबर में 0 था तो 0 लिख दिया। अब यहां से k का मान हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। पक्षांतर विधि का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम समीकरण को हल करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। 12 का स्क्वायर करो तो आ जाएगा 144, माइनस का निशान 4 दूनी 8 गुणा में k बराबर में 0। ठीक है, अब माइनस का 8 के ऐसे का ऐसा रहेगा और 144 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 144। और अब हमने सीखी थी एक चीज, एक मिनट, हाँ देखो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अभी आपने अपना 8th और 5th चैप्टर अवंती में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पढ़ाने से पहले आपका एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलेगा कि आपको अभी कितना आता है। ठीक है, फिर जब अवंती में आप 8वां और 5वां चैप्टर पढ़ लोगे तो दोबारा से आपका एक टेस्ट होगा, फिर हमें पता चलेगा कि अवंती की क्लास लगाने से पहले आपको इतना आता था और क्लास लगाने के बाद आपको इतना आ रहा है। बस इसलिए होता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लिया करो, जितना आता है उतना किया करो। लेकिन हाँ, अवंती की क्लास अगर लगाई, फिर अगर 8th और 5th चैप्टर का टेस्ट हुआ, फिर तो उसमें अच्छा ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऐसा है कि पहले आपको पढ़ाया नहीं था तो बस चेक करते हैं कि अभी आपको कितना आता है। बाद में जब पढ़ाएंगे दोबारा टेस्ट लेंगे, ये चेक करेंगे कि कितना आया, कितनी इंप्रूवमेंट हुई भी या नहीं हुई, फायदा हुआ कुछ पढ़ाने का या नहीं हुआ। तो बस वो चेक करने के लिए आपके टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, हाँ पहले भी किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने अभी इसका आंसर दे दिया। तो अच्छे से टेस्ट दिया करो, अगर आपको आता है तो बिल्कुल अच्छे से किया करो। ठीक है, चलिए, तो अभी के साथ जो है वो 8 गुणा कर रहा है, और 8 कैसा है, 8 जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 8 के साथ, हाँ बेटा ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप टेस्ट की बात कर रहे हो तो बाकी कुछ और बातें तो बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्लास के एंड में रुक के मुझे बता देना सब कुछ। तो माइनस का 8 के साथ गुणा कर रहा है, तो के यहाँ पे अकेला रह जाएगा। माइनस का 8 के साथ गुणा कर रहा था, तो बराबर के जब उस पार जाएगा तो माइनस का 8 भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और ये आ गया 8 8 64, तो 18।
ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू पिछले कल भी 18 आई थी, इस बार भी जो है वो 18 आई। तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ भी इसमें मतलब टफ नहीं होता। तो अभी क्या करो, एक ऐसा सवाल है उसको आप खुद से करके दिखाओ, ठीक है। तो सवाल ये है कि k साथ में है x, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 जमा का 6 बराबर में 0। यहां पर भी आपने k का मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके भी जो मूल है वो वास्तविक और बराबर हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो और अपना आंसर आपने बताना है, चैट में बता दो या फिर कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा दो। अच्छा सुन लो, पहले करना क्या है। पहला स्टेप आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज लिखी है इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखे। तो चलिए वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। के एक्स पहले x के साथ गुणा करेगा, फिर के एक्स जो है वो माइनस के 2 के साथ गुणा करेगा। तो मुझे बताओ के एक्स ने जब x के साथ गुणा किया तो कितना आया? ठीक है, के एक्स की घात 2। और के एक्स ने जब माइनस के 2 के साथ गुणा किया तो कितना आया? -2 के -2 के एक्स। अब यहां से d निकालो, d को कितने के बराबर रखेंगे बताओ? 0 6 6 क्यों? 0 के बराबर। 0 के क्यों रखेंगे 0 के बराबर? हमें इसमें बराबर 0 होना चाहिए डी। हाँ, क्योंकि ऊपर लिखा है कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर है, तो इसलिए हमने यहां से पता लगा लिया कि d 0 के बराबर ही होगा। अब यहां से d निकालो, d निकालने के बाद k का मान निकालो, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अपना आंसर चैट में भी लिख सकते हो। ओके प्रीति, आपका मैं देख रही हूँ। बी स्क्वायर नहीं, थोड़ा सा गलत है। देखो बी की जगह पर सिर्फ 2 नहीं है, के भी है ना, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी सब सही था प्रीति, लेकिन बी की जगह पे 2 नहीं होगा, के होगा, तो उसको भी लिखो, फिर के का स्क्वायर भी आएगा। नहीं, आपने भी बेटा सोनिया गलत कर दिया। देखो बी की जगह पे माइनस का 2 भी है और के भी है, तो उसको भी ध्यान में रखो। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ फटाफट से, है ना। आप यहाँ पे सीखना कैसे करना था, क्योंकि फिर समय भी हो रहा है। ठीक है, d बराबर है 0, सबका सही था। लेकिन जब एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो ढंग से निकालनी पड़ेगी। देखो a की जगह पर आ गया k माइनस का bx। अब मैं क्यों कह रही हूं कि b की जगह पे -2k आएगा, क्योंकि देखो b के बाद सीधा x है, तो यहां से हमें पता चला कि x के अलावा जो कुछ भी लिखा हो, x के अलावा क्या क्या लिखा है, एक लिखा है -2, एक लिखा है k, तो x के अलावा यहाँ पर 2 चीजें थी, तो ये b की जगह पर होंगी। ठीक है, अभी से सबको समझ आए कैसे देखना होता है।
x के अलावा यहाँ पे जो जो भी चीजें आपको नजर आ रही है वो सभी b मानी जाएंगी। तो हमने -2k को b माना है। अभी d निकालते हैं तो d हो जाएगा b² माइनस का 4ac बराबर में 0। b की घात में 2 है, मतलब कि -2k। b की जगह पे -2k था तो हमने लिख दिया -2k, ऊपर लगा दिया स्क्वायर। माइनस का निशान 4 गुणा a, मतलब 4 गुणा k गुणा में 6 बराबर में 0। तो ये हमारा समीकरण बनेगा जो मेरा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आप सभी ने ठीक किया था, लेकिन आपने k को आप भूल गए थे, वो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। बाकी देखा जाए तो आपने इसको अच्छे से लिखा था। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो 2 दूनी आ जाएगा 4, k की घात में आ जाएगा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और k की घात में आ गया 2, माइनस का 24 के बराबर में 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो 4k को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो 4k है वो इसके पास भी मिल जाएगा और इसके पास भी मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हमने किया था, मध्य पद विभाजन, तो हमने कॉमन लेना सीखा था। तो यहां से मैंने 4k कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, 1k तो बाहर कॉमन आ गया है, 1k जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, 24 की जगह पे क्या बचेगा, ऐसी संख्या जिसको 4 में गुणा करने पर वापस से 24 मिल जाए। 6, k माइनस 6 बराबर में 0। अब यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4k बराबर में 0, एक आ गई k माइनस 6 बराबर में 0। तो k की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगी और k की वैल्यू दूसरी बार आ जाएगी 6। तो मतलब k के यहाँ पे दो मान आ रहे हैं। k की जगह पे अगर 0 लिखोगे तब भी मूल वास्तविक और बराबर आएंगे, और k की जगह पे जब 6 लिखोगे तब भी मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। तो ऐसे जो है वो k का मान निकाला जाता है। एक बार इसका मान जो है वो 0 आया और दूसरी बार इसका मान जो है वो 6 के बराबर आया। गलती क्या थी, गलती ये थी कि आप यहाँ पर k लिखना भूल गए थे। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, क्या हमने किया, क्या हो गया, समझा दो। तो एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ये समझ आया कि एबीसी की वैल्यू क्या है। यस मैम। ए की जगह पर सिर्फ के, बी की जगह पे -2k, सी की जगह पर 6। ठीक है, तो हमने इसको भर दिया यहाँ पे b² - 4ac में, विविक्तर के फॉर्मूले में। तो b की जगह पे -2k था तो हमने -2k को लिख दिया, उसकी घात में 2 था तो इसकी घात में भी बाहर 2 लगा दिया। अब इसका मतलब है कि 2 का भी वर्ग करो और k का भी वर्ग करो। माइनस के 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया और k का वर्ग किया तो k की घात 2 आ गई। -4 गुणा k गुणा 6, क्योंकि a की जगह पे k है, c की जगह पे 6 है, 4 की जगह पे 4 है, इसको गुणा किया तो आ गया 24 के। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों में जो है वो 4k कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसके पास भी 4k² है और इसके पास 24k है। 4 और 24 एक ही पहाड़े में आते हैं, तो 4 इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4k कॉमन ले लिया, इसके पास 2k थे, 1k बाहर कॉमन चला गया, 1k अंदर बच गया। ठीक है, माइनस का निशान, ये k तो बाहर कॉमन जा चुका है तो k तो यहाँ पे नहीं लिख सकते। 24 की जगह पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको 4 में गुणा करने पर वापस से 24 मिल जाए, तो वो 6 होती है। तो 24 की जगह पे आ गया 6, क्योंकि 4 6 के 24 होता है। अब जैसे हम करते थे ना इसके मूल निकालने के केस में, समीकरण का मूल निकालने के केस में, कि एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, दूसरी चीज को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो सेम चीज मैंने यहाँ पर की, 4k को भी 0 के बराबर कर दिया, k माइनस 6 को भी 0 के बराबर कर दिया, तो k का एक मान आ गया 0, क्योंकि 4 जब 0 के पास जाएगा तो भाग करेगा तो 0 ही बचता है, इसलिए k की वैल्यू 0 आ गई। और k -6 था, माइनस का 6 जब बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का बन जाएगा, तो इसलिए k जो है वो 6 के बराबर आ गया। ठीक है, यस मैम। चलो तो आगे करते हैं। तो हमारा भी 6 आया है और जो है वो 0 भी आया है। अच्छा, दो वैल्यूज आई थी पर k बराबर है 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, बट कर तो रहा था पहले संतुष्ट, इसको भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण दिया है, यहाँ पर आपको बोला है कि k के मान निकालो, लेकिन अब शर्त ये दी है कि मूल वास्तविक और भिन्न होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने अपना समीकरण लिख दिया
x की घात में 2 माइनस का kx जमा का 9 बराबर में 0। ये मैंने समीकरण लिख दिया है। अब मुझे बताओ d तो हम लिखेंगे, लेकिन d यहाँ पर कैसा है? मैम डी जीरो से बिल्कुल 0 से कैसा है? बड़ा है। तो ग्रेटर देन का निशान लगाओ और 0 लिख दो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसको इसमें अब बराबर का निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको अब आप ऐसे ही लिखते जाओगे और नीचे तक करोगे। ठीक है, अब d की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दो। तो d का फॉर्मूला होता है b की घात 2 माइनस का 4 ac बराबर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न है, तो d जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चिन्ह लगाओ और 0 लिखो। उसके बाद देखो तो b की घात 2 मतलब b की जगह पे तो माइनस का k है, तो माइनस का k लिख दिया। माइनस का निशान 4 गुणा में 1 गुणा में 9 ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। k की घात में 2 है तो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 9 चौके 36 और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब k की घात 2 को अकेला छोड़ो तो ये अकेला रह जाएगा, 36 वहां जाएगा तो जमा का बन जाएगा, 36 आ गया। अब k को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, k की घात में 2 है पर हमें k के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वर्ग को उधर भेजेंगे। अब वर्ग जब बराबर के उस पार जाएगा तो कैसा बन जाएगा? मैम वर्गमूल। बिल्कुल वर्गमूल। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल का 36। और उसके बाद देखो k इज ग्रेटर देन, इसका वर्गमूल हटाओ। 6 नहीं, जब भी वर्गमूल हटाते हैं तो दो संख्याएं आती हैं, कैसी कैसी? घटा दो प्लस और माइनस की। तो k इज लेस देन प्लस माइनस 6, ऐसा इसका आ जाएगा। अब क्योंकि d 0 से अच्छा छोटा है तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। एक आएगा k इज 6 माइनस 6, पर ऐसा हो नहीं सकता। रुको, ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई कि k जो है वो जमा के 6 से और माइनस के 6 से बड़ा रहेगा। ठीक है, जमा के 6 से और माइनस के 6 से k कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। छोटा हुआ तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बराबर का निशान नहीं है, तो हम बराबर का निशान नहीं लगा सकते, तो हमारा आंसर जो है वो इतने का इतना ही रहेगा। वैसे पेपर में ऐसा सवाल आता नहीं है, पेपर में आपका हमेशा जो है वो मूल, वास्तविक और बराबर ऐसा ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक केस समझ लिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि डी की वैल्यू हर बार सवाल के हिसाब से चेंज होती है। यहाँ पर लिखा था मूल, वास्तविक और भिन्न है, इसलिए डी को हमने 0 से बड़ा ले लिया, लेकिन पीछे वाले सवाल में लिखा था कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर होंगे, तो इसलिए डी को हमने जो है वो 0 के बराबर लिया था। ठीक है, हाँ फिर से इसको समझेंगे। देखो सिंपल है, मतलब इसमें आपको जो समीकरण दिया होगा उसको आपने अच्छे से देखना है और फिर आपने अपने सवाल को देखना है। सवाल में जो बोला होगा आपने वैसा ही करना है। जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण लिख लिया है अपना, उसके बाद इन्होंने कहा कि इस समीकरण में k की ऐसी वैल्यू ज्ञात करो कि उससे क्या हो जाए, जो इस समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न हो जाए। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताई थी, मूलों की प्रकृति निकलती है विविक्तर से, तो विविक्तर हमने लिख दिया d। अब क्योंकि मूल वास्तविक और भिन्न होने चाहिए तो d कैसा होगा इस केस में? d जो है वो 0 से बड़ा होगा। हमने d को ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में दिया गया था, सवाल में जैसा दिया गया हो d को वैसा ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बराबर का निशान नहीं आएगा, यहाँ पे यही निशान आएगा जो लगा है। ठीक है, अब हमने d की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया और इसको सॉल्व किया। हल कैसे किया? तो वही सेम चीज, ए बी सी की वैल्यू निकाल के ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फिर इस फॉर्मूले में भर दी। तो b की जगह पे माइनस का k था तो माइनस के k का स्क्वायर किया तो आया k स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा 1 गुणा 9 तो 9 चौके 36, तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। ठीक है, उसके बाद मतलब समीकरण नहीं इसको कहेंगे, इसको वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनइक्वालिटी, क्योंकि ये आपको प्लस वन में पढ़ने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि आप ये समझ पाओ कि डी को कैसा लेना है और क्यों लेना है। तो हमने देखा कि 9 चौके 36 आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमने k का मान निकालना है, k को अकेला छोड़ना है, तो k की घात में 2 था, 36
परे था, k को हमने और अकेला छोड़ा, मतलब k के सिर पे जो ये स्क्वायर था इसको भी यहाँ से हटा दिया, k के सिर पे हमें वर्ग भी नहीं चाहिए, वर्ग को भी उठा के उधर भेज दिया। तो यहाँ पर अगर वर्ग हो रहा है तो वहां जाके ये वर्गमूल बन जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अगर आप इसकी जगह बदलते हो तो संक्रिया उल्टी हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज वर्गमूल के अंदर हो तो उसको जब बाहर निकालते हैं तो दो उसके मान निकल के आते हैं, एक जमा का 6, एक माइनस का 6। क्यों? क्योंकि जमा के 6 का वर्ग करोगे तब भी 36 आएगा, माइनस के 6 का वर्ग करोगे तब भी 36 आएगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया प्लस माइनस 6। अब यहाँ से k के दो मान आ गए, k इज ग्रेटर देन जमा का 6, k इज ग्रेटर देन माइनस का 6। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे जो है वो लिख दिया। ठीक है, इसमें बस इतना ही था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। ऐसे सवाल मुश्किल ही आपको आएंगे एग्जाम में, लेकिन बराबर वाला तो पक्का आएगा। जो बराबर मूल होते हैं जिसके, वो वाला तो आपको पक्का एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो आपकी किताब में भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का हल वर्गमूल का 2 है। अब यहाँ पर विविक्तर का कुछ काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको समीकरण का हल दे के रखा है। तो मुझे बताओ, अगर आपको समीकरण का हल दे रखा है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 मैं किसकी जगह पर लिखूंगी? ये समीकरण का हल के है। की जगह, मैम के अरे की जगह, k का तो मान ज्ञात करना है ना। मैम एक्स की जगह। देखो, मैं बोलूं y जमा 5, मैं बोलूं कि इस बहुपद का, चलो मान लो इस समीकरण का जो हल है वो -5 है। मैं अगर आपको बोलूं मैम कि इस जीरो की जगह इज इक्वल टू के बाद। पहले सुन लो, पहले सुन लो। अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका -5 है ये इस समीकरण का हल है, तो इस -5 को आप कहाँ लिखोगे? किसकी जगह पे लिखोगे? y बराबर जीरो। जीरो की जगह पे, जीरो की जगह पे तो जीरो है। मैम प्लस की 5 की जगह पर y की जगह पे तो आप लिखोगे -5 जमा 5, ये भी जीरो आएगा, बराबर के उस पार भी जीरो था तो ये भी 2 बराबर आ गया, समीकरण को संतुष्ट कर दिया। समीकरण संतुष्ट मतलब -5 इसका जो है वो हल है। तो यहाँ से हमने सीखा, इस उदाहरण से हमने सीखा कि जो समीकरण का हल होता है उसको हम समीकरण के चर में लिखते हैं। k चर नहीं है, k की जगह पे एक संख्या आएगी जो आपने निकालनी है, जो आपको ज्ञात करनी है। अगर k का मान वर्गमूल 2 होता तो सवाल का फायदा क्या हुआ? सवाल का फिर फायदा कुछ नहीं होता। जो वर्गमूल 2 है वो इस समीकरण का हल है, इसलिए इसको हम x की जगह पर लिखेंगे। सभी को क्लियर हुआ? वर्गमूल 2 क्या है? समीकरण का हल है। तो हल कहाँ कहाँ लिखा जाएगा? x² की जगह पर और x की जगह पर। ठीक है, चलो तो अभी इसको लिखते हैं। k ऐसे का ऐसा, x की घात 2 है तो वर्गमूल 2 की भी घात में आ गया 2, जमा का निशान वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पर भी वर्गमूल 2 जमा का 4 बराबर में 0। अब यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो k अभी ऐसे का ऐसा रहेगा, वर्गमूल 2 का वर्ग करो, कितना आएगा? 4 4। 4 नहीं, देखो वर्गमूल 2 का वर्ग बिल्कुल 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट गए, सिर्फ 2 बच गया। जमा का निशान वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 तब भी वर्गमूल सिर्फ 4। 2 आएगा, 4 नहीं आएगा ना। देखो मैम वर्गमूल 4 नहीं, यहाँ पे सीखो, x को x से गुणा करते हैं, x की घात में 2 लिखते हैं। तो वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो वर्गमूल 2 की घात में 2 लिख सकते हैं या नहीं? सोचो। यस मैम, अगर लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल, अगर x गुणा x स्क्वायर के बराबर है तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 भी तो वर्गमूल 2 की घात 2 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ, इस वर्गमूल से ये वर्ग कट गया तो यहाँ पर भी बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 जमा का 4 बराबर में 0। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्या अगर उसका वर्ग हो रहा हो या वर्गमूल वाली संख्या अपने ही आप से गुणा कर रही हो
तो वर्गमूल हट जाते हैं। क्यों हटते हैं उसके पीछे का कारण मैंने बता दिया कि जब ये 2 बार अपने आप से गुणा करेगा तो इसकी घात में 2 आ जाएगा। घात में 2 मतलब वर्ग, ये जो चिन्ह है ये मतलब वर्गमूल, आपस में कट जाते हैं। कट गए तो हमारे पास सिर्फ अपनी संख्या बच जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2k जमा का 6 बराबर में 0। 2k ऐसे का ऐसा रहेगा, 6 को उस पार भेजो, माइनस का 6 बन जाएगा। और उसके बाद k की वैल्यू निकालो, तो k के साथ 2, हाँ ठीक है बिल्कुल गुणा कर रहा था, वहां जाके भाग करेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास उत्तर आ गया कि k जो है वो -3 के बराबर है। ठीक है, तो ये जितने भी अभी हमने सवाल किए वो सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे पेपर में, इसलिए हमने ये सारे सवाल किए हैं। तो अभी के लिए एक सवाल करते हैं पोल में, जो कि उसी तरह का होगा जो हमने सीखा था, वास्तविक और बराबर वाला केस, उसी तरह का सवाल होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन में अच्छे से समझा दूंगी, जल्दबाजी में उसको गलत मत करना। यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है 2k x की घात में 2 माइनस का 40x जमा का 25 बराबर में 0। ठीक है, यहां पर भी आपसे ये सेम चीज पूछ रहे हैं कि बच्चों k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हो, मतलब वास्तविक भी हो और बराबर हो। तो ध्यान रखना भाई, a की वैल्यू कितनी लोगे, b की वैल्यू कितनी लोगे, c की वैल्यू कितनी लोगे। तो एक्स स्क्वायर के अलावा, इस एक्स स्क्वायर के अलावा जितनी भी चीजें बच रही हैं वो a की जगह पर है, और b का मान ध्यान से देखना, चिन्ह ध्यान से देखना, और c का मान भी ध्यान से देखना, और d कितने के बराबर लोगे ये भी सोच लेना। इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, मूल होने चाहिए वास्तविक और बराबर। अब उस हिसाब से सोचो कि d को कैसा लोगे, फिर d का मान निकालो, d का फॉर्मूला भर के d का मान निकालो, तो आपको सॉल्व करते करते k की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। आराम से सोचो कि डी को कैसा लोगे, आराम से देखो कि ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी। ठीक है, फिर अच्छे से इसका विविक्तर निकालना, b² - 4ac करके, फिर अच्छे से जो है वो चीजों को बराबर की उस पार भेजना। अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो, कहीं पर डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हैंड रेज कर लीजिए जिसने भी आंसर किया। ओके, हाँ हैंड रेज कर लो भाई, जो आंसर देते जा रहे हैं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपना आंसर आपने देना है, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। हैंड रेज करते जाओ जो भी आंसर देते जा रहे हैं।
4 बच्चों के 5 बच्चों के हैंड रेज है, पर आंसर तो 6 बच्चों ने दिया है। वेरी गुड, बहुत से बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी कर दिया है, कोई बात नहीं, बस आप इसको सॉल्व करो अच्छे से, और जो भी आंसर आता है आपने पोल सेक्शन में जाके देना। मैम कितनों का ठीक है? इसका कितनों का ठीक है? अभी ये नहीं बता सकते, पहले आंसर कर लो, फिर एंड में आपको बताएंगे, ठीक है। और क्या बोल रही थी, हाँ, किसी को कहीं पे डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कहीं पे अटक जाओ तो मुझसे पूछ सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करते रहो, आराम से करो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। अच्छे से एबीसी की वैल्यू निकालो, अच्छे से विविक्तर निकालो, अच्छे से जो है वो बराबर के उस पार चीजों को भेजो, और अंत में के का मान निकालो। हैंड रेज करते जाओ बच्चों। जो जो पोल में आंसर कर रहा है, पोल में आंसर करने के बाद हाथ का निशान बना होगा उसको दबा दिया करो, ठीक है, हाथ के निशान को दबा दिया करो। तो अभी निशा, अनुष्का, हिमांशु, प्रियांशु, विनेश, रानी, जतिन, शशि, अगर आपने आंसर दे दिया तो बच्चों हैंड रेज कर लो, अगर नहीं दिया है तो आंसर दे दो। सलोनी, आरुषि, अगर आंसर दे दिया तो बेटा हैंड रेज कर लो, ठीक है। अभी मुझे बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। मैम कौन पाँच कौन? 2 मिनट और जाओ। ओके, शशि को चाहिए, मैम जाओ। ओके, विनेश को भी, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, आराम से करो, जल्दी मत करना, आराम से करो, सोच समझ कर। समय की चिंता मत करो, सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे भी जल्दबाजी में मत किया करो, समय मिल जाता है बहुत, आपस अच्छे से और शांति से किया करो, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हैं ना, इसलिए जल्दी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आराम से करना है, सोच समझ के करना है, समय तो आपको मिल जाता है, आप बोलोगे रुकने को तो रुक जाएंगे। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, अनुशिका, जतिन, सलोनी। बच्चों आप में से किसी ने आंसर किया है तो भी हैंड रेज कर लो।
अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोशिश करो आंसर देने की, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का आता है। ओके विनेश आपने कर दिया? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो अभी हम 43 तक वेट करेंगे, उससे पहले अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको चैट में देना पड़ेगा आंसर। ठीक है, अभी 41 हुए हैं, 43 तक हम वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी पोल हो चुका है एंड 20 बच्चों ने आंसर दिया, 10 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी और 10 बच्चों ने कहा ABC। चलिए देखते हैं अब कौन से बच्चे सही हैं और कौन से बच्चे गलत है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो डी निकालना है। डी को हमें पता है कि डी को हम 0 के बराबर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया था जो इसके मूल है वो वास्तविक और बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस का 4ac बराबर में 0। हाँ, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखो ना, अभी ध्यान से सीखो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। गलत हो गया तो देखो कि गलती कहाँ हुई और वो गलती एग्जाम में ना हो। ठीक है, बी की जगह पे 40 था तो माइनस का 40 लिख दिया और इसके ऊपर जो है वो लगा दिया स्क्वायर। माइनस का निशान 4 गुणा में ए की जगह पे था 2k। देखो ए की जगह पे 2 अकेला नहीं था, 2k था। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि x² के अलावा जो भी लिखा है वो सब कुछ a है। तो a की जगह पे था 2k, गुणा का निशान c की जगह पे था 25, तो 25 लिख दिया और बराबर में लिख दिया 0। अब 40 का जब वर्ग करेंगे तो करो जरा 40 का वर्ग, तो 4 चौके 16 और 0 आ जाएगा 2 बार, क्योंकि जब वर्ग होता है, मान लीजिए 100 का अगर मैं वर्ग करने वाली हूं तो एक वर्ग करेंगे, एक और 0 का वर्ग करेंगे तो 4 0 ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 160 लिख लिया हो, अगर किसी ने यहाँ पे 160 लिखा था तो फिर आपका गलत है, क्योंकि 0 का भी वर्ग करते हैं, 40 को 40 से गुणा करोगे तो 1600 आएगा, ना कि 160। ठीक है, माइनस का निशान लगाओ, इसको करो तो 25 दूनी 50, 5 चौके 20, तो ये आ गया 200 के और इसके बराबर में था 0। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है, हमने जो है वो के को अकेला छोड़ना है, तो माइनस के 200 के को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे अभी, और 1600 को यहां से उठाएंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 1600 के साथ माइनस का 200 गुणा कर रहा है। ठीक है, के साथ क्या कर रहा है? माइनस का 200 गुणा कर रहा है। तो जब इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस के 1600 के साथ माइनस का 200 भाग करेगा, क्योंकि जब यहां पर ये गुणा कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 आठे 16, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास के का मान आ गया 8। बताओ, तो इससे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ABC जो है वो गलत है। ठीक है, बताइए अभी अभी किसी का कोई डाउट? अभी सभी को समझ आया कि कैसे करना था, कहाँ पे गलती हुई? मैम इसे थोड़ा क्या हो गया बेटा? इसे थोड़ा छोटा कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। छोटा इतना ठीक है? यस मैम, बस ले लिया मैम। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी जो था वो इसका बिल्कुल सही था।
तो अभी हमने सिर्फ मूलों की प्रकृति निकालना सीखा, फिर हमने के का मान निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे द्विघात सूत्र की मदद से मूल निकालना। ये आपने पहले भी सीखा है द्विघात सूत्र, ये सवाल भी पेपर में बहुत बार आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। द्विघात सूत्र सभी को याद हो जाना चाहिए। बताओ किसको याद है द्विघात सूत्र? क्या होता था? x बराबर माइनस प्लस डी माइनस प्लस बी, माइनस डी स्क्वायर हाँ माइनस बी, माइनस डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो नहीं आएगा बेटा, सॉरी माइनस बी हाँ माइनस का बी अकेला, उसके बाद प्लस के नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस रूट में प्लस डी का स्क्वायर डी B का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 4 माइनस 4ac। माइनस ऐसे कैसा रहेगा ये? अच्छा रूट लगेगा, ठीक है, ठीक है रूट लग जाएगा और बटे में 2a, ठीक है। तो अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फटाफट से याद कर लो। हाँ पर मुझे समझ आ गया, सबने एक साथ बोला बट मुझे समझ आ गया, ठीक है। कुछ कुछ गलत भी बोल रहे थे पर सही भी बोल रहे थे कि x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। इसकी मदद से हम करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन, तो इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप डी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर ही तो होता है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब सवाल पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको द्विघात समीकरण दे रखा है जो है 3x की घात 2 माइनस का 4 वर्गमूल 3x जमा का 4 बराबर में 0। इसमें ये कह रहे हैं कि पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मतलब ये पता करो कि मूल कैसे होंगे, और फिर ये ज्ञात करो अगर मूलों का अस्तित्व है, मतलब अगर आपके मूल वास्तविक है तो फिर मूल भी ज्ञात करो। पहले ये पता करो कि मूल कैसे हैं, एक बार पता लग गया कि उनका अस्तित्व है मतलब वो वास्तविक है, तो फिर मूल भी ज्ञात करने हैं। तो पहले इसकी प्रकृति की जांच कर लेते हैं कि मूल कैसे होंगे। प्रकृति की जांच करने के लिए डी की मदद लेते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे बताइए बी की जगह पर यहाँ कौन है? -4√3 -4 वर्गमूल 3, ठीक है। किसकी जगह पर है? ये b की जगह पर है, बिल्कुल सही बताया। अब b की घात में 2 है तो इसकी घात में भी 2 होगा। फिर माइनस का है 4, 4 लिख दिया। a की जगह पे 3 है, गुणा में 3 लिख दिया। c की जगह पे 4 है, गुणा में 4 लिख दिया। मुझे बताओ अगर आप जब इसको हल करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? सिर्फ इतने पोर्शन को -4 वर्गमूल 3 का जब वर्ग करोगे तो आंसर क्या आएगा? मैम माइनस का 12 नहीं प्लस का 12। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2, ब्रैकेट के बाहर अगर 2 लिखा है तो इसका ये मतलब है कि 4 का भी वर्ग होगा और वर्गमूल 3 का भी वर्ग होगा, ठीक है। 4 का वर्ग अगर करें तो नहीं, 12 तो नहीं आया, 12 तो नहीं आएगा, पहले 4 का वर्ग करो। 18 मैम 18 18 भी नहीं है। 19 कैसे? 4 का वर्ग करो, 4 चौके 16 × 3 16, बिल्कुल 4 चौके 16। माइनस के 4 का वर्ग किया तो 4 चौके 16 आया। 3 वर्गमूल 3 का वर्ग करो, ये वर्गमूल 3 है, इसका वर्ग करना है। वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा गुणा का 3, हमारे पास बच जाएगा गुणा में 3। बताओ ये सभी को समझ आया? ठीक है, पहले ये बताओ ये सभी को समझ आया मैंने 16 गुणा 3 क्यों लिखा? ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो भी पूछ लो। 4 का माइनस के 4 का वर्ग किया तो माइनस का 4 गुणा माइनस का 4, 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस। और जब वर्गमूल के 3 का वर्ग किया तो वर्गमूल से वर्ग कट गया, 3 बच गया। माइनस का निशान, इसको गुणा करो, 4 चौके 16, 16 3 48, तो ये आया 48। और यहाँ पे भी 16 3 कितना आ जाएगा? 48। 48 में से 48 को माइनस कर दे, सॉरी हाँ, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर d 0 के बराबर है तो बताइए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे वास्तविक होते।
वास्तविक और बराबर, बिल्कुल ठीक है। अगर इसका जो d है वो 0 आया है तो हमने कहा कि जब d 0 आता है तो मूल एक तो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। अब मूल वास्तविक आए तो इसका मतलब इनका अस्तित्व है, वास्तविक मतलब जो रियल है उसका अस्तित्व होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे और सचमुच में इसके जो मूल है वो बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसके मूल और चेक करते हैं कि सच ये चीज सच है या कहीं झूठ तो नहीं है ना। तो हमने पहले समीकरण फिर से लिख लिया अपना, 3x की घात 2 माइनस का 4 वर्गमूल 3x जमा का 4 बराबर में 0। हमने देखा कि हमारा ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल निकालने के लिए अगर आप मध्य पद विभाजन विधि इस्तेमाल करने लगो, मान लो किसी को द्विघात सूत्र इस्तेमाल करना नहीं है, कोई चाहता है कि मैं मध्य पद विभाजन विधि से इसको सॉल्व करूं, तो क्या इसमें इस मध्य पद को तोड़ना संभव है, पॉसिबल है इसको तोड़ना? ऐसी संख्या ढूंढिए कि भाई जिसको जब गुणा करें तो 12 आए और जब जमा करें तो 4 वर्गमूल 3 आए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए इन समीकरणों के मूल निकालने के लिए ही द्विघात सूत्र बना होता है, तो अब उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर मैं लिख रही हूं d। मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखा, मैंने सीधा d लिखा क्योंकि d का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, और बटे में इसके आ जाएगा 2a। अब इसको हल करते हैं, x ऐसे का ऐसा, माइनस का b मतलब माइनस का 4 वर्गमूल में 3 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 0 और 2a मतलब 2 गुणा में 3। किस किस को ये समझ आया जो मैंने लिखा, बताओ। क्लियर है सभी को? यस तो इसमें एक गलती है, वो गलती कौन बताएगा? मैम इसमें 2 माइनस आते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 माइनस आएंगे क्योंकि जो मेरा b है वो खुद भी माइनस का है। ठीक है, ये जो काला वाला माइनस है ये b का अपना खुद का है क्योंकि 4 वर्गमूल 3 खुद माइनस में आया था, और ये जो लाल वाला माइनस है ये सवाल का है क्योंकि b के पास भी फॉर्मूले में भी माइनस था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो लाल वाला माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है और ये जो काला वाला माइनस है ये b का खुद का माइनस है। तो जब भी b की वैल्यू लिखनी है हमेशा देखना है कि फॉर्मूले का माइनस भी होना चाहिए और जो b है उसका माइनस भी होना चाहिए। ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आ गया होगा प्लस बी सॉरी माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में 2a। अब हमने यहाँ पर वैल्यू भरनी है, तो मैंने देखा कि माइनस का b है, मुझे यहाँ पे b का मान लिखना है, माइनस का निशान लगाया, ब्रैकेट शुरू किया, एक और माइनस का निशान और 4 वर्गमूल 3 लिखा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि देखो ये जो लाल वाला माइनस है ये किसका माइनस है? ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये जो काला वाला माइनस है ये किसका माइनस है? तो ये इस b का माइनस है। इसलिए यहाँ पे कितने माइनस आएंगे? 2 माइनस आएंगे। बताओ, अभी कुछ क्लियर हुआ? सिंपल है, बस यहाँ पे 2 माइनस लिखने हैं। क्यों? क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस b के पास है। और प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि d की वैल्यू पहले से 0 आ रखी है, बटे में 2 गुणा में 3, क्योंकि एक ही जगह पर 3 है। अब इसको हल करना है, x ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया 4 वर्गमूल 3। बताओ इसकी जगह पर मैं क्या लिखूं? 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है। ये जो 0 है ये 4 वर्गमूल 3 के साथ प्लस और माइनस कर रहा था, तो ये 0 यहाँ से खत्म हो सकता है। अगर ये 0 यहाँ पे गुणा कर रहा होता तब तो पूरी की पूरी चीज ही खत्म हो जाती, क्योंकि ये 0 यहाँ पे क्या कर रहा था? प्लस और माइनस। तो इसको हमने खत्म कर दिया, हमारे पास सिर्फ इतना बच गया। फिर से रिपीट करती हूँ, वर्गमूल के अंदर 0 था, 0 का वर्गमूल करोगे तो 0 ही तो आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 3 नीचे ऐसे का ऐसा। अब मुझे बताओ 4 और वर्गमूल 3 आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा। गुणा।
गुणा। तो जब ऊपर वाली चीजें आपस में गुणा कर रही हो और नीचे वाली चीजें भी आपस में गुणा कर रही हो, तो क्या तब हम ऊपर नीचे काट सकते हैं? यस मैम। सोचो और Yes, ma'am. बताओ। बिल्कुल। लेकिन दो अगर ऊपर जमा हो रहा होता, मान लो यहाँ पे जमा का निशान होता, क्या तब काट पाते? नो मैम। नहीं काट पाते, क्योंकि ऊपर भी गुणा कर रहा था, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 वर्गमूल 3 बटे में 3। ठीक है। वैसे अगर आप अपने आंसर को इतना लिखना चाहो इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी को इसको आगे और हल करना है तो इसको और हल करने का तरीका बताते हैं। हम जो है ऊपर चाहते हैं कि वर्गमूल ना रहे, हम चाहते हैं कि अंश में वर्गमूल ना रहे। ठीक है। तो मैंने देखा कि जब हम वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो उत्तर कितने के बराबर आता है? 3. 3 के। ठीक है। इससे मैंने ये सीखा कि मैं अगर 3 को वर्गमूल के उसमें लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, क्योंकि वर्गमूल गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 के बराबर ही तो आता है। तो मैं यहां से इस 3 को हटा के यहां लिख सकती हूँ वर्गमूल का 3 गुणा में वर्गमूल का 3। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिसको अपना आंसर यहां तक रखना है यहां तक ही रखे, जिसको आगे हल करना है उसी को कैसे कर सकते हैं। हमने इस 3 को वर्गमूल के रूप में लिखा, 3 को वर्गमूल के रूप में लिखना है तो 2 बार वर्गमूल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको गुणा करने पर वापस से 3 भी मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है। अब ऊपर देखो 2 और वर्गमूल 3 आपस में गुणा कर रहे हैं, तो 1 वर्गमूल 3 से 1 वर्गमूल 3 कट जाएगा और हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2 बटा वर्गमूल 3। और हमें पता है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मूल तो निकला नहीं, तो हम समझ गए कि इसका दूसरा मूल भी क्या होगा, 2 बटा वर्गमूल 3। माइनस नहीं होगा, देखो माइनस वाला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, वही तो इसमें मतलब समझने वाली बात है। क्योंकि जो चीज प्लस माइनस करती है, अगर तो बीच में प्लस माइनस का निशान रहता है तब ये टूट के बन जाता है, एक प्लस में एक बन जाता है माइनस में। पर जिस चीज ने इसको प्लस माइनस में तोड़ना था वो खुद ही 0 हो गई है। जब ये खुद 0 हो गई तो इसका कोई मोल तो रहा नहीं, ये खुद तो नीचे आ नहीं रही। तो जब ये खत्म हो गया तो प्लस माइनस भी नहीं होगा। ठीक है। प्लस माइनस कब होगा, जब ये वाली चीज आपकी बची रहेगी तब वो करना है। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी चीज खुद ही खत्म हो गई तो फिर प्लस माइनस में नहीं आएगा, इसके जो मूल है वो बिल्कुल बराबर रहेंगे। ठीक है। तो बस ये सवाल इतना ही था। अभी बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? बाकी ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से समझोगे। सिर्फ सुन के या सिर्फ देख के नहीं हो पाता। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, आपकी किताब में ऐसे बहुत से सवाल है तो उनको ट्राई किया करो। ठीक है। अपनी, क्योंकि आपको पता सेट एग्जाम भी आने वाले हैं और ये क्वेश्चन तो सेट एग्जाम में पक्का आएंगे, क्योंकि यही है 4th चैप्टर से ऐसे ही सवाल आ सकते हैं और तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस किया करो और अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ बताओ, किसी ने कुछ पूछा अभी? मैम स्क्रीन नीचे करना, एक बार क्वेश्चन लिखना है। जूम कर दूं या आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है कि सिर्फ क्वेश्चन ही लिखना है? मैम नहीं, क्वेश्चन लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर देती हूँ। हाँ चलिए, तो अभी अगर किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहो, और अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। बाकी रिवीजन करो, अच्छे से तैयारी करो और डाउट पूछ